होती है इसकी और मेरी। ये कुछ पंच मेरे ऊपर मारता है, मैं इसके ऊपर मारता हूँ। बहुत बढ़िया। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बालाजी महाराज ही हैं जो साक्षात मेरे साथ में हैं। जब से ये आए हैं तब से बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे जीवन में आया है कि लोग डायरेक्ट झाड़ देखते हैं कि आप बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उन्हें ये याद नहीं है कि पौधा कहाँ कैसे लगाया है। फादर की डेड बॉडी देखते हैं तो गॉड फादर से कहते हैं, अरे इधर तुम्हारा सामने तुम्हारे घर में किसी ने साला फादर को मार दिया, तुम देखते रह गए। अरे साला अगर किसी को मार नहीं था तो एंथोनी को मार के दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवहार और स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में है मंदसौर की जानी मानी हस्ती अमित सोनी, जो छोटी छोटी गलियों से मंच की बड़ी चकाचौंध करने वाली लाइटों तक अपने हुनर और अपनी मेहनत के बल पर पहुंचे हैं। जो न सिर्फ सिंगर है, एंकर है, बल्कि म्यूजिशियन और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अमित जी सोनी का, जिन्होंने मंदसौर का नाम मंदसौर में ही नहीं बल्कि मंदसौर के आसपास और हमारे देश के कई बड़े शहरों में भी मंदसौर के नाम को रोशन किया है। तो स्वागत है अमित जी आपका। नमस्कार। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो मुकाम है आपका, वो तो हमारे पूरे मंदसौर के लोग देख रहे हैं कि आपने क्या मुकाम हासिल किया है। मंदसौर में ही नहीं, मंदसौर के आसपास पूरे क्षेत्र में, दूसरे जिलों में भी आपका नाम रोशन हुआ है, मंदसौर का नाम रोशन हुआ है। तो ये जो जर्नी है, ये कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आप इस मुकाम आपने हासिल किया, आज हमारे दर्शक इस बारे में सुनना चाहेंगे आपसे। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि हमारी जर्नी के बारे में आप पूछ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लोग ये जानते हैं कि हम आज कहाँ पर हैं। बिल्कुल। पुरानी बातों को कोई पूछता नहीं। हमारी जो पुरानी मेहनत है कि लोग डायरेक्ट झाड़ देखते हैं कि आप बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो उन्हें ये याद नहीं है कि पौधा कहाँ कैसे लगा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और आर्टिस्ट की जर्नी की स्टार्टिंग, मेरे फादर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जी। नुक्कड़ शो, रामलीला, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ से स्टार्ट कर दी थी, रामपुरा कॉलेज से। जी। उसके बाद जब हमारा जन्म हुआ, हम पैदा हुए, तो हमने देखा कि यार हमारे फादर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और कलाकारी हमारी फैमिली में है, जैसे पेंटिंग। जी। तो पेंटिंग वो करते थे। हाँ। पेंटिंग से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग प्रभावित हों। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग मेरी ये थी कि मन के अंदर एक अंकुरित फूट गया कला का। तो मेरी सबसे पहली थी पेंटिंग। तो पेंटिंग में बचपन से ही करता था। उसके बाद फिर मेरा जादू के प्रति रुझान हुआ। अच्छा। मैजिक। मैं अपने दादा दादी के पास गरोट पढ़ाई करता था, जो मंदसौर जिले से 100 किलोमीटर दूर है। हाँ। वहां मैं रहता था। मम्मी पापा के पास नहीं रहता था, दादा दादी के पास रहता। अच्छा अच्छा। तो स्कूल पढ़ते पढ़ते जब मैं निकलता था तो 20 साल पहले गांव ग्रामीण क्षेत्र में मदारी आते थे। अच्छा। हाँ जो बिल्कुल। नुक्कड़ पर बैठकर डमरू बजाते थे, डमरू बजाकर अपना शो दिखाते थे। तो मैं स्कूल में जाते हुए उनका शो देखने का मुझे बड़ा रुझान था, क्योंकि कलाकार का एक होता है वो कला के प्रति बड़ा प्रेम होता है, समर्पित होता है, प्रेम होता है। तो मैं देखता था वो कैसे एक पत्थर लेता है, ऐसे घुमाता है, उसका 1 रुपया बना देता है। मैंने सोचा ये अच्छा काम है यार, बढ़िया पट पट पैसे बनाएंगे और बहुत अच्छा मामला है। सही है। तो वहां पर मैं उनके पीछे घूमता रहा। और रही बात जादू की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तंत्र मंत्र से होता है, वो अंधविश्वास, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अंधविश्वास है। जी जी। और जादू की जो कला है, ये अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही लोगों को दिखाई जाती है, ताकि आप ये सोचें कि जादू कोई तंत्र मंत्र नहीं है। सही है। तो मैं मदारी के पीछे पीछे घूमता था, मुझे पूछता था कैसे होते, लेकिन कोई बताता नहीं है। फिर स्कूल लाइन में ऐसा हुआ कि स्कूल लाइन में शिक्षा विभाग की तरफ से एक मैजिशियन, एक जादूगर स्कूल में आता है, जो बच्चों से 2-2, 5-5 रुपए इकट्ठे करके और स्कूल में 1 घंटे का शो दिखाता है। पहले हमारे स्कूलों में बहुत दिखाए जाते थे। जी जी जी। वैसे ही तो हमारे क्षेत्र में खाचरोद के पास एक छोटा सा गांव है, छोटा चिरोला। वहां के एक जादूगर साहब थे जिनका नाम था बसंती लाल जी बारेट। अच्छा। तो वो गरोट आए और मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में। तो वहां पर उन्होंने 1 घंटे तक मैजिक शो दिखाया। ओके। तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि यार अब दुनिया में अगर कुछ करना है तो बस सबसे बड़ा जादूगर बनना है। अच्छा। तो बस वो जो आइटम उन्होंने स्कूल में दिखाया है, वो मैं घर पे आके तैयारी करने लगा कि कागज के पीछे कपड़ा चिपका लिया तो कागज जलेगा तो रुमाल बनेगा, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उसकी बारीकी मुझे याद थी नहीं। लेकिन मन के अंदर बस चल रहा है वो कि बस बनना है जी।
तो जादू का वहां से मेरे अंदर दिमाग में बस ये बैठ गया कि पढ़ाई से मेरा मूड थोड़ा सा अलग हटा और मैंने कहा मुझे सिर्फ जादूगर ही बनना है। तो पेपर पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं जब छोटा था तो मैं पेपर बहुत पढ़ता था। मेरी दादी मुझे कहती थी कि अगर पढ़ना सीखना है तो पेपर पढ़ो, अच्छा। ताकि आप मात्राएं इनको सबको समझ पाओगे। तो पेपर बहुत पढ़ता था। तो पेपर में दैनिक भास्कर में मैंने एक एड देखा, 2003 या 4 की बात होगी, और मैं उस समय 5वीं या 6ठी क्लास में था। अच्छा। जी। तो उसमें मैंने पढ़ा कि जादूगर ओपी शर्मा, विश्व के सबसे महान जादूगर ओपी शर्मा, मेट्रो टैगिच उज्जैन में उनका शो चल रहा है। अच्छा। तो बस वो अखबार पढ़ा और मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा बस अपन इनके पास चले जाते हैं, अपने को बहुत बड़ा जादूगर बना देंगे। तो मैं गरोट में घर से निकला स्कूल के लिए और मैंने अपना बैग स्कूल में छोड़ा। गरोट से 8 किलोमीटर दूर स्टेशन है। पैदल 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 8 किलोमीटर पैदल पैदल गया। वहां पर ट्रेन की पूछा, उज्जैन की एक ट्रेन आई, उसमें मैं चढ़ गया। 20 साल पहले ऐसा था कि ट्रेन में इतना कुछ पूछते नहीं थे, बच्चे हैं तो उनसे टिकट का पूछते नहीं। मैं उज्जैन चला गया। बच्चा बुद्धि भी थी ना उस समय बहुत ज्यादा। तो मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। मेट्रो टैगिच का पता पूछा, पैदल 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 मेट्रो टैगिच पहुंच गया। काफी भीड़ थी तो एंट्री गेट बंद हो चुका था, क्योंकि उस समय ओपी शर्मा जी का काफी नाम चलता था। बहुत नामी जादूगर बहुत माने बड़े जाते जादूगर हैं, है। देश के नामी जी जी जादूगर। बराबर। तो उनका शो हाउसफुल हो गया था, गेट बंद था। बिल्कुल। मैंने जाकर गेट पे बोला गेट कीपर को, मैंने कहा मुझे जादू देखना है और जादूगर साहब से मिलना है, मैं घर से भग के आया हूँ, मुझे बहुत बड़ा जादूगर बनना है। तो उसने मुझे गेट से भगा दिया। बोले तू जा, यहाँ बहुत सारे जादूगर आते हैं। अब उसने मुझे भगा दिया तो मैं फिर पैदल पैदल स्टेशन आ गया। और जैसे मतलब उस दिन आप देख नहीं पाए उनका जादू? जी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे टिकट के, वो शो फुल हो चुका था। मैं स्टेशन वापस आया, अंधेरा हो गया था। तो अब शाम पड़ते ही मुझे घर की याद आने लगी। घर की याद भी आने लगी और ये भी पूरा दिमाग में आ गया कि अगर मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मेरी पिटाई करेंगे, अवश्य करेंगे। सही है। तो मैं उज्जैन रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ ढाबे बने हुए हैं बस स्टैंड के पास, वहां पर घूम रहा था। तो एक भोजनालय वाले ने मुझे देखा, उसने मुझे बुलाया, बोले बेटा इधर आ। कहा, बोले खाना खाया? अच्छा। हाँ, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। बोले खाना खाया? मैंने कहा नहीं खाया। बोले खाना खा। तो उसने मुझे पहले खाना खिलाया, फिर उसने मुझसे पूछा बोले कहाँ रहता है? तो मैंने कहा मैं गरोट रहता हूँ। मम्मी पापा? तो मेरे दिमाग में थोड़ा शातिर टाइप ऐसा हो गया, वो जादू सीखना है ना तो झूठ वूठ। तो मैंने उसको ऐसा बोला कि मेरे तो कोई भी नहीं आगे पीछे, अच्छा। मैं अकेला हूँ। तो उसने मुझे बोला ठीक है तो अपने ढाबे पे ही काम कर, तुझे 40 रुपए रोज देंगे। तो मैंने 3 दिन तक उस ढाबे पे काम किया। झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, गिलास लगाना, ऐसा 40 रुपए रोज मुझे वहां पे मिले। तीसरे दिन मैंने उनको बोला मुझे घर जाना है। बोले तेरे घर तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं दादाजी उनसे मिलने जाऊंगा, आप मुझे पैसे दे दो। उसने मुझे 150 रुपए दिए। 3 दिन के 120 होते हैं, लेकिन 30 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए। वो 150 रुपए लेके मैं वापस पहुंच गया मेट्रो टैगिच। अच्छा, मैंने टिकट लिया 100 रुपए वाला बालकनी का, और मैं वापस उसी गेट कीपर के पास पहुंचा। तो वो मुझे कह रहा है कि यार तुम तो परसों बोल रहे थे तुम्हारे कोई नहीं है, जादूगर बनना है, तो पैसे कहाँ से लाए? तो मैंने कहा आप तो टिकट फाड़ो। मैं अंदर गया, मैंने 2.5 घंटे का ओपी शर्मा जी का मैजिक शो देखा। बड़ा स्टेज, बड़ी लाइटें, जादूगर की ड्रेस, और ओपी शर्मा जी बहुत, उनका एक लुक ऐसा था आदमी प्रभावित हो जाता एक ओरा काम करता है, बहुत भयंकर। और जब उन्होंने पलक झपकते ही हाथी को गायब किया, अच्छा, उनका शो खत्म हुआ। तो शो खत्म होने के बाद ओपी शर्मा जी पब्लिक में आकर मिलते हैं सबसे। मैं बालकनी में था, ऊपर से नीचे आ गया, ओपी शर्मा जी के पास चला गया, हाथ वाथ मिलाया। फिर मैंने उनको बताया अच्छा, कि मैं यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर रहता हूँ वहां और से मैं घर से भाग के आया हूँ बिना बताए, और सिर्फ आपके लिए आया हूँ, मुझे बहुत बड़ा जादूगर बनना है। तो बड़े अचंभित हुए, बोले यार ये क्या बोल रहा है, कभी झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये लोकल का ही लड़का हो ऐसा वैसा। तो उन्होंने पूछा घर के नंबर। तो उस समय मोबाइल वगैरह किसी के पास हुआ नहीं करते थे 20 साल पहले। और हमारे पूरे मोहल्ले में जहाँ हम रहते थे, हमारे जो मकान मालिक हैं पाटीदार जी, उनके यहाँ पर एक फोन था, उसका नंबर हम सबको याद था, 238-240। वो मैंने उनको दिया, उन्होंने वहां पर लगा के बोल दिया, अच्छा वो ये लड़का यहाँ पर आ गया है, आप घबराओ मत। और फिर वहां से मेरे मकान मालिक ने घर वालों की बात कराई, घर वालों ने बोल दिया साहब आप या तो इसको वापस भेज दो, हम रिपोर्ट करेंगे। तो ओपी शर्मा जी ने पहले मुझे रात में खाना खिलाया, आराम से सुलाया। सुबह जब मैं उठा तो फिर उन्होंने मुझे बोले बेटा जादूगर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा। और आदमी अच्छा इंसान जब भी पढ़ता है जब वो पढ़ता है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है जीवन में, अनपढ़ आदमी कुछ कर नहीं पाता है। उनका ठीक है, बोले तुम पहले 10वीं पढ़ो, उसके बाद तुम फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा जादूगर बना दूंगा। ओके।
उन्होंने मुझे स्टेशन पर आए ट्रेन में बिठाया, अच्छा। टिकट दिया, 100 रुपये अलग से दिए, खाने का सामान दिया और अपना कार्ड दिया। तो उस कार्ड के ऊपर उनके घर का पता था, कानपुर का, यूपी का, तो भूत बंगला लिखा हुआ, वो उनका पता था। उन्होंने मुझे दे दिया, बोला तुम जैसे 10वीं पास कर लो, हमारे मोबाइल नंबर है, हमको लगा देना, हमारे पास आ जाओ। मैं घर आया, जैसे तैसे डरता डरता। तो पहले तो मुझे घर वालों ने बहुत जादू दिखाया, बहुत पिटाई हुई मेरी, बोले जादूगर बने। और उसके बाद फिर वापस स्कूल चालू हो गया। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। बिल्कुल। हाँ, मैं पढ़ाई तो करता था, लेकिन मेरा लक्ष्य वो था कि बस मुझे मैजिशियन बनना। फिर मैं कानपुर चला गया, मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने 2-2.5 साल मुझे अपने पास रखा। उसके बाद मैं इंडिया के कई जादूगरों के साथ रहा। अच्छा जी, वीडी बैरागी के फादर के साथ जादूगर विश्वनाथ अहमदाबाद वाले के साथ, आंचल के साथ रहा, उदयपुर की जादूगर सुहानी के साथ रहा, काफी मैजिशियनों के साथ रहा। खुद का स्टार्ट भी किया बड़ा, लेकिन वहां पर फिर मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। और पीछे मेरे पास सपोर्ट पैसे का इतना था नहीं, तो फिर मैंने मैजिक का थोड़ा सा स्टॉप करके सामान सारा थप्पी लगाकर फिर मैं छोटा एक बैग रेडी किया। और फिर मैंने सोचा कि कुछ और विधाएं भी, कला सीखने का मेरे पास ऐसा था कि हर चीज सीखने की इच्छा रहती थी मेरी, एक चीज को नहीं किया मैंने। सिंगिंग भी सीखी, कॉमेडी सीखी, स्टैंड अप, फिर मिमिक्री का मेरे मन में आया कि आवाज निकालने का। मंदसौर से एक बहुत अच्छा लड़का था, दीपक सोनी, वो मिमिक्री करता था। अच्छा। तो मैं उससे प्रभावित हो गया। मैंने कहा ये अच्छा काम है, इतना सामान भी नहीं चाहिए, बस एक ड्रेस पहनो, माइक हाथ में लो, लोगों को हंसाओ। फिर मैं वहां से मेरा काम थोड़ा सा स्टैंड अप कॉमेडी का स्टार्ट हुआ। मैंने आवाज निकालना शुरुआत की, तो मैं ट्रेन की, हवाई जहाज की, बिल्ली, कुत्ता। और अमिताभ बच्चन साहब का मैं बचपन से फ्रेंड हूँ, बचपन से। तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी कि बचपन से अमिताभ बच्चन जी के आप मतलब हाँ, बिल्कुल। वो तो आपको अच्छे लगते थे वो, तो क्या ये अमित नाम इसी वजह से? हाँ, अमित नाम ऐसे ही हो सकता है, अमित नाम उसी से रखा हो घर वालों ने। तो अमित नाम मेरा था। और मैं डांस वगैरह, और जादूगर एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन साहब की, वो मैं बहुत देखता था। अच्छा। तो मैं जब स्टेज पे जादू दिखाता था, तो मैं उनके जैसी उसी गाने पे मेरी एंट्री होती थी। तो अमिताभ बच्चन साहब की आवाज, नाना पाटेकर साहब की आवाज, राजकुमार साहब की, ऐसे करते करते मैंने मिनिमम 15-20 लोगों की आवाज अच्छी कवरिंग की, सीख ली जी। उसके बाद मैं मैरिज शो होते हैं, महिला संगीत मैरिज शो, ये करता था मैं। वहां पर अपनी मिमिक्री वगैरह करता था। कॉर्पोरेट इवेंट होते थे, उनको करता था। फिर मेरी इच्छा हुई थोड़ा सा और बड़ा और आगे जाने की, कि यार यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा और आगे जाना। आपने बोला कि मैं मतलब बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट, मतलब मिमिक्री करता हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट की आवाज निकालता हूँ जी। तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि आपके फेवरेट जो भी आर्टिस्ट हैं जी, राजकुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब हो, तो हमारे दर्शकों को आप कोई एक आवाज सुनाए तो खुशी होगी सबको, और हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना बड़ा आर्टिस्ट है। अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में क्योंकि उनसे प्यार भी करता हूँ, तो उनकी हर तरह की आवाज मैंने निकालना स्टार्ट की। उनकी जवानी की आवाज, उनकी बुढ़ापे की आवाज। तो जवानी का एक डायलॉग है उनका, फिल्म अमर अकबर एंथोनी का, जो सुदेश भोसले साहब ने जोनी आला रे आला शो में, जोनी लीवर साहब के शो में किया था, उसको मैं इंट्रो करता हूँ। अमर अकबर एंथोनी फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब को बचपन से लेकर जवानी तक एक चर्च के फादर पालते हैं। जब अमिताभ बच्चन जवान हो जाते हैं, मैंने भी बहुत देखी। हाँ, अमिताभ बच्चन साहब जवान हो जाते हैं, तो अच्छा सूट वूट पहनकर चर्च में फादर को ये कहने के लिए जाते हैं कि फादर आज मैं शादी करने वाला। लेकिन जैसे ही वो चर्च में जाते हैं, देखते हैं फादर की डेड बॉडी पड़ी है, कुछ गुंडे लोग उनका मर्डर करके चले गए। तो अमिताभ बच्चन साहब फादर की डेड बॉडी को देखकर गॉड फादर यानी भगवान से किस अंदाजे में बात करते हैं, ये उनकी जवानी की आवाज। जैसे अमिताभ बच्चन साहब चर्च के अंदर जाते हैं, फादर की डेड बॉडी देखते हैं, तो गॉड फादर से कहते हैं, अरे इधर तुम्हारा सामने, तुम्हारे घर में किसी ने साला फादर को मार दिया, तुम देखते रह गए। अरे साला अगर किसी को मारना ही था तो एंथोनी को मार के दिखा। ये उनकी जवानी की आवाज है। और बुढ़ापे की आवाज में अभी हमने कोरोना काल में काफी सुनी है, कोरोना के बारे में समझाते थे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कॉमेडी मिस किया, क्योंकि मेरा कॉमेडी का काम है, बच्चन साहब की आवाज भी निकालना है तो कॉमेडी करना है। तो उसमें अगर आप किसी को भी कोरोना काल में फोन करते थे, तो अमिताभ बच्चन साहब, बिल्कुल, अगर आपने कोरोना से पहले किसी को फोन किया तो मोबाइल ऐसे लगता था, ये घंटी आती थी। लेकिन अगर आपने कोरोना काल में किसी को फोन किया, तो बच्चन साहब अपनी बूढ़ी आवाज में कोरोना के नियम से समझाते थे। आप फोन किया, अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना की चुनौती का सामना कर रहा है।
और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि जब भी घर पर जाएं, हमारी श्रीमती जी ने जितनी भी सब्जियां मंगवाई है साथ में ले जाएं। अगर हरिया धनिया भूल जाएं तो घर वाले की हाथ का बेलन खाएं, और सुबह जब आपका सर चकराए तो नवरत्न तेल लगाएं खाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी, बहुत तो- शानदार, जी। बहुत शानदार। तो अमित, ये तो ये आपने अमिताभ बच्चन साहब की आवाज हमारे दर्शकों को सुनाई है, बहुत ही शानदार आपका परफॉर्मेंस था, हमारे दर्शकों को भी जरूर पसंद आया होगा। तो मैंने एक और बात सुनी है आपके बारे में कि आजकल आपके साथ स्टेज पे कोई और भी होता है, तो वो कौन है जिसकी वजह से आप और दिन दुना रात चौगनी अपनी प्रगति कर रहे हैं? जी, आपका साथी से मैं चाहूंगी कि आप उसकी जर्नी के बारे में भी बताएं और उससे हमारे दर्शकों को भी मिलवाएं। तो मेरा जो आप पूछ रहे थे साथी, तो ये है हमारा साथी। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका नाम है पिंकू। ओके जी, ओके। तो पिंकू, आज हम डॉक्टर ज्योति टास्क जो कि इस शो में है, पॉडकास्ट में, आज मेरा और आपको दोनों को यहाँ पर बुलाया है आपके बारे में जानने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम वेलकम पिंकू जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो पिंकू जी है आपके साथ कब से हैं? ये हमारे साथ 2 साल हो गए हैं इनको। अच्छा, हाँ, तो ये जो पपेट है, जो पिंकू है, जी। ये आपको कैसे लगा कि इसको, मतलब वो मैजिक को छोड़कर, एक मैजिशियन की जर्नी को छोड़कर आप पिंकू जी को कैसे लेकर आए? मैजिक का तो मैंने आपको बता दिया कि मुझे लगा प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा रहेगा, इसमें सपोर्ट है नहीं, तो स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की। हाँ। और हमारे क्षेत्र में स्टैंड अप कॉमेडी में भी कुछ लोग और थे हाँ, जो मिमिक्री वगैरह करते थे, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा इन सबसे थोड़ा सा और अलग हटके। हाँ, क्योंकि आप अगर अलग रहोगे तो ही लोग आपको बिल्कुल पहचानेंगे। बिल्कुल। ना मान लीजिए अगर आप अभी सिंगिंग की बात करें तो 100 लोग एक साथ आ जाते हैं सिंगिंग के शो में, जी। तो उनमें किसी को कितना भी अच्छा गाएं आप, लेकिन अगर एक भी आदमी अलग आ गया बिल्कुल। तो ये अलग चीज के लिए मैंने ऐसा किया। इसकी स्टार्टिंग की राजू रेंचो करके, एक मुंबई से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जी। एक राज सोनी करके दोस्त हैं जो पूर्णिया के रहने वाले हैं, ओके। बिहार के पूर्णिया के। तो बस उन लोगों को देखा और मैंने कहा यार इसको करते हैं, मिमिक्री तो मैं करता ही हूँ, हाँ। इसमें ये है एक आवाज इसकी, एक आवाज खुद की। अच्छा। तो पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये बोल रहा है, लेकिन ये जो है सिर्फ कॉस्ट्यूम है, कपड़े का है। इसकी जो वॉइस है वो भी मैं ही कवर करता हूँ, इसकी आवाज और मेरी आवाज दोनों। बहुत बढ़िया। तो अमित जी, आप हमारे दर्शकों से भी इसकी थोड़ी रूबरू बातचीत करवा दें। जी बिल्कुल, बराबर। तो पिंकू, आज हम जो है बहुत अच्छा हमारा इंटरव्यू है, कैमरे लगे हुए हैं, शानदार कमरे में हम लोग हैं, स्टूडियो में मैम हमारे साथ हैं और बहुत सारे दर्शक हैं जो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो पिंकू, एक शानदार शायरी हो जाए हमारे सभी दर्शकों के लिए। अरे यार, इनके लिए नहीं, तेरे लिए। मेरे लिए क्यों? अरे यार, आज तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, तो लीजिए मैम, आज ये पहली बार मेरे लिए कोई शायरी सुनाने वाला है। एक शायरी अच्छी सुनाना, बेइज्जती मत करना। अरे नहीं, बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। एक शायरी शानदार हो जाए। ओके। कि तुझको देखा तो ये ख्याल आया। वाह, क्या बात है, मुझको देखा तो ये ख्याल, मतलब मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। अरे सुन तो ले। हाँ, सुना। कि तुझको देखा तो ये ख्याल आया कि स्टूडियो में पहली बार पागल खाने से नया माल आया। बहुत अच्छा। अच्छा पिंकू, एक बात बता मुझे, हम लोग धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे से आगे जा रहे हैं, लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं तेरा जो है सिस्टम थोड़ा सा खराब है। मतलब? वो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, मुझे बोल रहे थे तुम्हारा जो पिंकू है रोज सुबह 9 बजे हमारे अस्पताल में आ जाता है और 9 बजे से 12 बजे तक आती जाती महिलाओं को देखता रहता है, उन्हें छेड़ता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तू रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट है, मैं भी रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट हूँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तू रोज 9 बजे से लेकर 12 बजे तक वहाँ अस्पताल पे जाकर बैठ जाता है और आती जाती महिलाओं को देखता रहता है, तो ऐसा क्यों करता है? अरे यार, इसमें डॉक्टर साहब की गलती है। डॉक्टर साहब की गलती है? डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे तू जाता है, 9 बजे से 12 बजे तक आती जाती महिलाओं को तू देखता रहता है, तो इसमें डॉक्टर साहब की क्या गलती है? अरे यार, डॉक्टर साहब ने अपने अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगाया है और उस पर लिखा है क्या? कि महिलाओं को देखने का समय 9 से 12। तो बस ये इसी तरीके से कॉमेडी होती है इसकी और मेरी। ये कुछ पंच मेरे ऊपर मारता है, मैं इसके ऊपर मारता हूँ।
बहुत बढ़िया। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये बालाजी महाराज ही हैं जो साक्षात मेरे साथ में हैं। जब से ये आए हैं तब से बहुत ज़्यादा प्रभाव मेरे जीवन में आया है। बहुत बढ़िया। नहीं तो सही है, लेकिन मैं एक आपके पिंकू के बारे में एक बात पूछना चाहूंगी जी। कि ये मतलब आपने कहीं से खरीदा है, इसको कैसे बनाया, कैसे इसको मैन्युफैक्चर कैसे, कौन करता है इसको? अगर कोई और इसको करना चाहे जी जी। तो कहाँ से ले सकते हैं? वैसे हमारे एमपी राजस्थान में या कहीं ऐसा है नहीं आर्टिस्ट आपको इसके मिलेंगे या तो बंगाल, अच्छा। कलकत्ता, वहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। हाँ स्टार्टिंग वहीं से है, पपेट शो वहीं से करते हैं। हाँ। और एक मुंबई में बहुत अच्छे आर्टिस्ट है रामदास पाध्याय, ओके। जो कि एक फिल्म आई थी तात्या बिच्छू, जी, उसमें से कपड़े का एक गुड्डा था, भूत बनता है हाँ, वो। हाँ। और पुराना एक एडवर्टाइज आया था लिज्जत पापड़, जिसमें दो खरगोश आपस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वो खरगोश बोलते जी, थे। तो वो करते भी हैं, उनके लड़के हैं वो भी करते हैं, और पपेट बनाकर वो सेल सेल भी करते करते हैं। अच्छा। तो मुझे उनका पता मिला, मैंने उनको कॉल किया, उनसे पूछा कि भाई मुझे एक जो है मंकी पपेट बनवाना है, तो मुझे बना देंगे। तो मैंने उनसे प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझे 15,000 रुपये बताए। अच्छा। तो उस समय मेरे पास 15,000 कब की थे। बात है ये? ये अभी 2-3 साल पहले की बात है। हाँ, मतलब 2021-22 की। हाँ, 21 की ही बात है। हाँ। तो 21 में मैंने सोचा, मैंने कहा यार अभी 15,000 का इन्वेस्ट, क्योंकि मान लो अगर कोई मशीन अपन लिया है सही है। तो वो अपने से चली या ना चली तो फिर मैं अपने मंदसौर में ही इसका जो ये बाल वाला जो कपड़ा है, ये कपड़ा मैंने ढूंढा, और जो सीट कवर सिलने वाली जो मशीन होती है हाँ उस पर मैं गया, मैंने उसको इसका पूरा सिस्टम बनवाया। हाँ इसका चेहरा वगैरह सारा, ये जो आँख वगैरह सब मैंने ही खुद ने बनाई है। हाँ, क्योंकि पेंटर था आपको। हाँ, तो इसका चेहरा वगैरह सारा डिजाइन अब मतलब सारा पूरा कंप्लीट मेरा किया। है। हाँ इसकी ड्रेस, ये जो ड्रेस है ये तो मैं इसकी लेके आया हूँ। इससे पहले जो एक ड्रेस थी वो मैंने अपने बच्चे की इसको पहना दी थी, वो अच्छा, बच्चों के कपड़े इसको आ जाएंगे। फिर मैंने इसकी शुरुआत की, तो शुरुआत में कुछ 2-3 शो मैंने फ्री में किए, अच्छा। फिर उसका वीडियो बनाया। जब वीडियो इसका अच्छा वायरल हुआ तो आसपास के जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जो बड़े शो करते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये आर्टिस्ट तो हमको मुंबई से बुलाना पड़ता है, 20-30 हजार रुपए का उसका पेमेंट होता है, सही प्लस बात उसका आना जाना कन्वेंसिंग 50 पे पहुंच जाता है। वो मुझे फोन करते हैं तो मैं 20,000-25,000 में उनका शो कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर इस पिंको के आने के बाद ये प्रभाव मेरे जीवन में आया है कि मैंने सबसे ज्यादा स्टार नाइट की। अच्छा। जी, स्टार नाइट में मतलब मैं कोई भी शो करने जाता था तो वहां पर कोई ना कोई फिल्मी आर्टिस्ट मेरे साथ में ही होता था। बहुत बढ़िया। तो पहली एंट्री उसकी होती थी, दूसरी मेरी होती थी। उसके बाद मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई तक मुझे ले जाने का सफर इसी का रहा है। अच्छा जी, मतलब कहना चाहिए कि पिंकू आपकी लाइफ में बहुत लकी, बहुत लकी जी। सारा काम इसी पिंकू आपसे मिलकर भी बड़ी खुशी हुई। अरे मुझे भी बहुत हुई, थैंक यू। तो अमित, ये जर्नी में अभी और क्या करने की इच्छा है? अभी आगे ऐसा है मैम कि मेरा तो कि हर कला को सीखने की मेरी इच्छा रहती है जो मुझे प्रभावित करे। जो टैलेंट मुझे प्रभावित करता है मैं उसको सीखने की ललक रखता हूँ। और स्टैंड अप कॉमेडी स्टेज के अलावा एक्टिंग का भी थोड़ा सा किया है। अभी मंदसौर में एक लोकल फिल्म है, तो एक फिल्म बनी है, उसमें मैंने रोल किया है। हाँ, मैंने भी देखी थी। जी, मनी शामगढ़ वाला सर जी, है, जी, उन्होंने डायरेक्ट की उस फिल्म को, राम बख्श करके। बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी वो। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखी है। तो उसमें मुझे एक मुस्लिम किरदार का रोल मिला, बख्श साहब का, बशीर बख्श। तो वो मैंने एक फिल्म अच्छी की, पहली फिल्म थी, मैंने कभी फिल्मों में काम किया नहीं। इच्छा मेरी शुरू से है जरूर कि भाई मेरा सपना, हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है मुंबई तक पहुंचने का। सही है। लेकिन आर्टिस्ट का सिस्टम मुंबई का भी ऐसा है मैम कि आदमी सुबह 6 बजे वहां जाता है, हाँ, शाम को 6 बजे वो फिर मंदसौर आ जाता है, ये जहाँ वो रहता है, क्योंकि मुंबई में रुकना बहुत मुश्किल है। सही वहाँ समुद्र की लहरों जैसा काम है। पर मेरा आना जाना वहां पर बना रहा, रुका नहीं। और मेरी एक इच्छा थी कि भाई जो मन में अपन इच्छा रखते हैं ना, तो मेरे फादर के पास एक फोटो था। मेरे फादर के एक दोस्त थे जो ट्रक पे कंडक्टरी करते थे। अच्छा जी, तो वो हिंदुस्तान लीवर में उनका जाता था, और हिंदुस्तान लीवर में जॉनी लीवर साहब काम करते थे। हाँ, उनके फादर वहीं काम करते थे, वो भी वहीं काम करते थे। काफी हमारे देश के जाने हाँ वाले हाँ हाँ, बहुत आर्टिस्ट। बहुत बड़े आर्टिस्ट। तो वो उनसे मिले थे, तो वो फोटो पापा के पास रखा हुआ था। अच्छा। तो हम बचपन में बहुत देखते थे कि जॉनी लीवर साहब सादे कपड़े हैं, चमड़े के जूते पहन रखे हैं। तो उस फोटो को देख के मेरी बहुत इच्छा हुई थी कि एक दिन मैं भी इनके साथ फोटो खिंचाऊंगा। वो बचपन का मेरा एक सपना था। हुआ सपना पूरा? जी, सपना पूरा हुआ। पिछले 3 सालों से रेगुलर जॉनी भाई से मिलता हूँ,
आप में जैसे बैठे हैं, ऐसे बैठ के वो मेरे से बहुत सारी बातें करते अरे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और आगे जीवन में हमको कैसे आगे बढ़ना है ये जॉनी लीवर साहब सिखाते हैं। प्लस आर्टिस्ट लाइन तो सिखाते ही हैं, लेकिन जॉनी भाई का ये कहना है कि अच्छा आर्टिस्ट बनने से पहले आप एक बहुत अच्छे इंसान बनो। बिल्कुल सही है। क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे तो ही आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हों। और जॉनी भाई से मिलने का पूरा हुआ 2022 में। वहाँ पर मेरे एक फ्रेंड है दिलीप जी केदार, अच्छा, जो बहुत अच्छे फिल्म आर्टिस्ट हैं, प्लस जूनियर राजपाल यादव के नाम से उनको जानते हैं। एक शो आता था पहले बूगी बूगी, हाँ, उसमें उन्होंने जूनियर राजपाल यादव का किया था। मराठी हैं वो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने उनको फेसबुक से मेरा नंबर मिला, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा दादा मैं आवाज़ वगैरह निकालता हूँ वैसा वैसा। उन्होंने मोबाइल से मेरी 2-3 आवाज़, तो उनको अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ पसंद आ गई। बोला यार। तो ऐसे बात हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दादा आपका मैंने देखा है जॉनी लीवर साहब के साथ फोटो, कि हाँ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं तो मिलता रहता हूँ। तो मैंने कहा मुझे मिला। बोले यार वहाँ पर एक ग्रुप है, जॉनी लीवर साहब, राजू श्रीवास्तव और सुदेश भोसले, इन तीनों लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई। अच्छा, तो 2022 में मुझे वहाँ की मेंबरशिप मिली। पहली बार मैं इतने आर्टिस्टों को जिनको मैं बचपन से टीवी पे देख रहा हूँ वो मेरे सामने थे। अरे वाह, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझसे हाथ मिलाया, काफ़ी उन्होंने मुझे आवाज़ सुनी। मैं सुदेश भोसले साहब को और जॉनी भाई को मैंने उन्हीं का एक्ट जो टीवी पे देखा था मैंने उनको सुनाया। बस फिर मुंबई मेरा हर साल एक मीटिंग होती है हमारे ग्रुप की। अच्छा। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ मिलता हूँ तो हमारे ग्रुप में बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, फिल्म स्टार सतीश शाह, कपिल शर्मा के शो के सारे आर्टिस्ट आते हैं, सुदेश लहरी साहब वहाँ पर आते हैं। अच्छा, अच्छा, और जब बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं तो जॉनी भाई का वहाँ पर एक इंट्रो होता है हर मीटिंग में आधे घंटे के लिए। तो वो फालतू बात ना करते हुए सिर्फ वो काम की बात हमको समझाते हैं कि आगे हम कैसे बढ़े। जॉनी भाई का कहना है कि आप जहाँ पर हैं और वहाँ पर सीमित ना रहे, सही है। आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ही आगे जा पाएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, अगर बात कर रहे हैं, अभी पिंकू और मैं दोनों डायरेक्ट हमारी चल रही है, लेकिन अगर बीच में कोई स्पेशल चीज देना, जैसे अभी फोटो खींच रहे हैं या वीडियो वाले हैं, तो ये उनसे कुछ भी एंट्री कर सकता है, बीच में उनसे कुछ भी बात कर सकता है, उनको छेड़ सकता है, आने जाने वालों को छेड़ सकता है। कभी कभी क्या होता है हम शो करते हैं तो कोई आदमी उठ के, पब्लिक में ऐसा होता है ना, आप शो कर रहे हैं 2-3 लोग उठ के बाथरूम वगैरह करने वाले हैं, तो ये मैं उनकी तरफ भी मुझे ध्यान रखना, पब्लिक की तरफ भी, तो मैं उसको करता हूँ। तो ये बात करते करते करता है, अरे यार वो किधर जा रहा है? कौन किधर जा रहा है? अरे यार वो आदमी कहीं जा रहा होगा, उसको किसी का टेलीफोन आया होगा, किसी को कुछ काम होगा। अरे यार इतनी रात को किसका फोन आता है? किसका फोन आता है? इतनी रात को सिर्फ 2 लोगों का फोन आता है। किसका? एक तो उधार का, दूसरा जुगाड़ का। तो ऐसे करके कॉमेडी कहीं ना कहीं ये सिस्टम करता रहता है लोगों को मतलब भी। लाइव भी रहना पड़ता है, उस समय क्या सिचुएशन है उसको भी रखते हुए हमको अपनी लाइव में आपकी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है होती मैम, आपकी जो लिस्टें होती है वो सारी खत्म हो जाती है। स्क्रिप्ट का काम सिर्फ स्टूडियो में होता है, लाइव तो आपको बिल्कुल फ्री होके काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित जी आपके पिंकू से, पिंकू हेलो। हेलो पिंकू, एक क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। बिल्कुल। आपको ये हमारा डॉक्टर ज्योति टॉक्स जो है कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया, जोरदार। इसको भी देखो पहली बार इतने अच्छे सोफे पे बैठा है। पिंकू आप भी पहली बार आए हो? जी जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेलकम वेलकम। तो ये तो बात हुई कि आप कैसे जर्नी आपकी चल रही थी, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि पिंकू आपके साथ काम करता है, तो पिंकू की एक अलग आवाज होती है, आपकी एक अलग आवाज होती है, अमित सोनी अलग बोलता है और पिंकू अलग बोलता है, लेकिन बोलते तो आप ही हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ। तो इसकी कैसे प्रैक्टिस की, मतलब किस तरीके से ये 2 आवाजें एक साथ बातचीत करना, मतलब काफी इसमें मेहनत लगी होगी, या कैसे इसको डेवलप किया? हाँ, ये राइट है। मिमिक्री करना तो ये है कि आप सिंगल आवाज निकालेंगे, अगर अमिताभ जी की निकालना है तो उनकी निकालेंगे, अमरीश पुरी की निकालेंगे, तो आप बेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका और मेरा ऐसा होता है कि दोनों बेस मुझे बराबर रखना पड़ते हैं, बनाए रखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा फिर ये हाथों हाथ बोलेगा, ये बोलेगा, इसका जवाब मुझे देना है। प्लस मिमिक्री में आप मुंह हिला सकते हैं, मैं जब बोलूंगा इसके साथ तो मैं अपनी आवाज में मुंह हिलाऊंगा, लेकिन जब इसकी वॉइस निकलेगी तो मैं अपना मुंह नहीं हिलाऊंगा।
हाँ प्रैक- वो दिखता है, हाँ। मालूम पड़ता है अगर ऐसा हाँ हो तो। हाँ, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के हिसाब से जब वो धीरे धीरे ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो सेफ हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सिस्टम ये है कि इसकी आवाज और मेरी आवाज दोनों की डायलॉग डिलीवरी का मुझे अकेले को ध्यान रखना है, और वो याद भी रखना है कि किसको क्या बोलना है। किसको क्या बोलना है। फिर क्या होता है, जो आप स्क्रिप्ट लेकर चल रहे हो, लाइव शो करता हूँ मैं, हाँ। स्टूडियो में क्या होता है स्क्रिप्ट पर काम चलता है, लेकिन लाइव शो में स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। वहां पर चलते चलते आपको इसकी कॉमेडी करते करते कभी किसी की पब्लिक के लिए कुछ भी बोल सकता है, वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है। वो कभी कभी पब्लिक में से भी कुछ बात आ जाती है। हाँ आ जाती है ना। हमारा पिंकू कभी कभी, जैसे मैं शो करता रहता हूँ, कोई कैमरे वाला आ गया, हाँ। फोटो खींच रहा है, तो पिंकू उसी को पकड़ लेता है। अच्छा। तो ये एक फोटो और खींचो, 2 फोटो और खींचो, 3 फोटो और खींचो, फोटो खींच लिए कि हाँ खींच लिए, चलो भगवान आपको खींचे। तो ऐसे करके जो कहीं भी कुछ भी पकड़ लेता है। तो इसकी आवाज निकालना थोड़ी मुश्किल लगी, लेकिन बस वो जुनून था तो आसान था। हाँ, अगर आपके पास जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अमित जी, हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, हमारे दर्शकों ने भी आपको सुना, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगी कि व्यक्ति जिस मुकाम पे पहुंचता है वो आज दिखता है हमको, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी होती है, जो यात्रा होती है, वो कितनी कठिन होती है, या किन किन रास्तों से गुजर के वो उस मुकाम को हासिल करता है। लेकिन एक बात जो निकल कर आई है वो एकदम सत्य है कि किसी भी चीज को पाने के लिए आप में वो जुनून, वो हौसला होना बहुत जरूरी है, जो हमको अमित सोनी में देखने को मिला है। और अमित, मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहे, मंदसौर का नाम रोशन हो, आपके पेरेंट्स का, माता पिता का नाम पूरे देश में रोशन हो, और आप देश ही नहीं विदेश की धरतियों पर भी आप हमारे देश का नाम रोशन करें। तो लेकिन जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को पिंकू और आपका एक, चूंकि आप सिंगिंग भी करते हैं हाँ, छोटी मोटी करता और हूँ। हाँ वो भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक गीत कोई जाते जाते हमारे दर्शकों को सुना दे अच्छा सा। जी बिल्कुल। पिंकू रेडी है? बिल्कुल रेडी। ओके। अच्छा, तो पिंकू गाना थोड़ा अच्छा वाला, बिना कॉमेडी वाला सादा गाना हमको सुनाना है, और चलते चलते ताकि लोग आपको और मुझे याद रखें। तो किशोर कुमार साहब का एक गाना बहुत अच्छा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। है उल्लई उल्लई उहू, उल्लई उल्लई हू, उल्लई उल्लई उहू, उल्लई उल्लई ऊ। अरे चांद तारों से बढ़ना है आगे, आसमानों से चलना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। बहुत बहुत थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों को भी आज का ये शो जरूर पसंद आएगा, और अमित सोनी हमारे देश की पहचान बनेंगे, हम ये चाहेंगे, और इनका आगे का सफर भी बहुत खूबसूरत हो, और इनका जीवन इसी तरीके से खूबसूरती के साथ चलता रहे, यही शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।